मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ कोशिश करते हैं रोज आपको कोई एक ऐसी बात बताएं जो कहीं और आपको जानने को ना मिलती है, और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बताएं बगैर किसी लाग लपेट के। तो आपने आज की खबर देखी ली होगी। आज फ्राइडे है, जुम्मा है, तो जो उस दिन जो कम्युनिटी नमाज होती है वो बंगाल में, जहाँ पर वो हुमायूं कबीर नाम का एक आदमी जो खुद को नेता कहता है, वो जो वहाँ एक बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाने के लिए चंदा ले रहा है लोगों से, और एक किसी ने मुझे कहा 1 करोड़ ईंटें मंगवा चुका है लोगों से, अलग अलग लोगों को वहाँ बुला के, हज़ारों लाखों लोगों को बुला के। तो वहाँ भी आज नमाज पढ़ेगी, तो मैं वहाँ की कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा और कुछ वहाँ से नई बातें पता चल रही हैं, ख़ास तौर पर उस मस्जिद के नाम पर होने वाली फंडिंग को लेकर के। और इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि सरकारों को देखना पड़ेगा। हो सकता है चुनाव आने वाला है तो अभी कोई उस ओर टेढ़ी आंख नहीं करना चाहता, चाहे किसी को खराब लग भी रहा हो कि चुनाव में बहुत सारे समीकरण बैठाने पड़ते हैं, लेकिन इसकी बात हम लोग आज खुलकर करेंगे और इसमें बहुत कुछ आपको नया पता चलेगा आज। तो प्रोग्राम में हमारे मुफ्ती वजाहत काज़मी साहब आ चुके हैं, कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। मुफ्ती साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ स्वाति गोयल शर्मा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, हिंदू कॉजेज़ के लिए काफ़ी काम भी करती हैं। स्वाति, बहुत स्वागत है आपका। और सुबोई खान जी आ चुकी हैं। सुबोई, बहुत स्वागत है आपका। सुबोई एडवोकेट भी हैं और आप भी वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिक्स समझती भी हैं, समझाती भी हैं, तो आपका भी बहुत स्वागत है। तो मैं पहले कुछ तस्वीरों से शुरुआत करता हूं। आपको मैं क्यों कह रहा हूं कि आज ये मुद्दा उठाना बड़ा जरूरी था। पहले तो जब मैंने पहली बार ये खबर सुनी कि ऐसा कोई वहाँ हुमायूं कबीर नाम का आदमी ऐसा कुछ करना चाह रहा है और टीएमसी में है, तो लोगों ने कहा ये टीएमसी से नाराज है, इसलिए ये केवल अटेंशन सीकिंग के लिए ऐसा कर रहा है। चलो ठीक है। फिर उसने कहा मैं 6 दिसंबर को, जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरी थी, उस दिन मैं वहाँ नींव रखूँगा। और उस दिन वहाँ देखा तो 1 लाख लोग आदमी आए हुए थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग, 1 लाख लोग आदमी, किसी के लिए भी, किसी के नाम पे भी, किसी भी वजह से आ जाना। तो वो हुमायूं कबीर को इतना नहीं जानते थे। मैंने कहा हुआ भाई ठीक है, बंगाल का नेता है जो कई बार जीता हुआ है, मंत्री बना, 1 लाख की भीड़ जुटा ली। और वैसे ही मुर्शिदाबाद है, 67% मुस्लिम आबादी है, आ गए होंगे। फिर जब उसके बाद देखा लोग सर पर ईंटें ढो के ला रहे हैं, ऐसे औरतें, बच्चे, कौन नहीं, केवल बंगाल से नहीं, केवल मुर्शिदाबाद छोड़िए, पूरे बंगाल से, और केवल बंगाल से नहीं, झारखंड से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है। और जब हमने वहाँ रिपोर्टर को भेजा और उसने, हमारे रिपोर्टर ने, ओंकार ने, वहाँ लोगों से बात करना शुरू किया। ये सिलसिला 2 हफ्ते से चल रहा है। तो जो बातें उन्होंने कहीं, फिर उसके बाद लगा कि ये एक प्रयोग है, ये अब इस वक्त देश के अंदर शायद सबसे बड़ा मुस्लिम स्पेक्टिकल क्रिएट किया जा रहा है, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और ये एक्सपेरिमेंट है मुस्लिम भावनाओं को लेकर के। कोई तो है जो टेम्परेचर चेक करना चाह रहा है, और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि वो सिर्फ हुमायूं कबीर है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये हुमायूं कबीर का खेल नहीं हो सकता। इतना बड़ा काम वो आदमी वहां अकेले नहीं कर सकता, कोई उसके पीछे है। वो कौन है, यही आप लोगों से हमको पूछना है आज। मैं कुछ आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए आज ये तो आज खैर नमाज जब वहाँ पढ़ी गई, खेत है, अभी कुछ नहीं है, खेत है, प्लेन ग्राउंड है, आसपास खेत है, वहाँ ये नमाज पढ़ी गई है आज। वहाँ पर पुलिस वाले भी नमाज पढ़ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ये दूसरी तस्वीर देखिए, टी-शर्ट्स बंटवाई हैं वहाँ हुमायूं कबीर ने, और कुछ लोगों ने साथ में मिलके, देखा उस पर लिखा हुआ है बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2050 फाउंडेड बाय हुमायूं कबीर। लाखों टी-शर्ट बंटवाई गई हैं, सब पे बाबरी मस्जिद लिखा हुआ है। देखा आपने? ये तीसरी तस्वीर देखिए, ऐसे लोग ईंटें लेकर के आ रहे हैं और दूर दूर से पैदल चलते हुए आ रहे हैं, सर पे ऐसे ईंटें लेकर के। बाबरी मस्जिद में ईंट हमारी भी, एक ईंट हमारी भी लगे, एक ईंट हमारी भी लगे। मैंने पूछा भी कितनी ईंटें हो गई वहाँ पर, तो पता लगा था 1 करोड़ से ज़्यादा। अब इसका कोई गिनती तो कोई नहीं कर रहा होगा, एक एस्टिमेट है, हो सकता है हो सकता है इससे ज़्यादा हो। ये देखिए साहब, ये ऐसे ही ईंटों के अंबार लगे हुए हैं वहाँ पे इस वक्त, ठीक, जो लोग लेकर के आ रहे हैं। और ये तो एक जगह की तस्वीर खींची हुई है, सब जगह आसपास ईंटें 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 ईंटें, ये आपको वहाँ दिखाई देगा। QR कोड लगे हुए हैं क्राउड फंडिंग के लिए। हुमायूं कबीर अगर इतना बड़ा आदमी है तो अपने पैसे से मस्जिद क्यों नहीं बना लेता? नहीं बना रहा ना, क्राउड फंडिंग क्यों कर रहा है? 2 करोड़ 4 करोड़ लगाना, 4-5 लोग, 10 लोग, 50 लोग मिलकर कर सकते हैं। अगर धर्म का काम है, बहुत लोग आ जाएंगे आगे। क्राउड फंडिंग से क्यों चाहिए? मुझे 5 रुपए का नोट भी गिरा हुआ चाहिए वहाँ पे, मुझे 2 रुपए की डोनेशन भी चाहिए वहाँ पे, क्यों चाहिए? ये सवाल है, इसका जवाब आपको भी देंगे। इस तस्वीर में क्या है सब? हाँ, ये जो डोनेशन बॉक्स लगा हुआ है,
डोनेशन बॉक्स में लगा हुआ है और इसमें लगातार नोट गिरते रहते हैं। ये मुझे तस्वीर सबसे इंटरेस्टिंग लगी। ये तस्वीर देखिए ज़रा आप, ये क्या हो रहा है आप जानते हैं? एनी गेसेस क्या हो रहा है? ये आप देख लो क्या हो रहा है। ये एक आदमी हाथ में मुर्गी लेके खड़ा है, आपका कैसा ये क्या कर रहा है? बताओ क्या कर रहा होगा? ये वही है जहाँ मस्जिद की नींव पड़ी है। ज़िबा। ये मुर्गी नीलाम कर रहा है, ताकि उस ये पैसे को बेच नहीं रहा है, नीलाम कर रहा है। ये मुर्गी नीलाम कर रहा है कि कौन बाबरी मस्जिद के लिए ईंट की मुर्गी जो है कितने में खरीदेगा। 500 की बिकती होगी तो कोई 50,000 रुपये भी देने वाला होगा वहां पे, और वो 50,000 रुपया उस कॉज के लिए जाएगा। इतना बड़ा खेल मैंने आपसे फिर कहा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं हुमायूं कबीर को नहीं जानता, मैंने कभी राजनीति में भी कभी उस आदमी को कभी फॉलो नहीं किया, मेरी किसी नजर से वो आदमी इतना काबिल नहीं है, प्लेन एंड सिंपल। तो ये कौन करवा रहा है? क्या खेल है मुफ्ती साहब? देखिए 6 दिसंबर जो है वो हमेशा से आपको कुछ चीज़ें याद करनी होंगी। 6 दिसंबर को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम संगठन जो है वो हमेशा ब्लैक डे के तौर पर मनाते रहे। और आपने देखा होगा कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी एक हुआ करती थी, और एक वक्त पे उसने भी इसी तरह चंदा उगाया था कि हमें कोर्ट में लड़ना है, हाई कोर्ट में लड़ना है, उस पर वो गायब हो गई थी कमेटी बाबरी एक्शन। तो अब ये जज्बात से खेलने वाली बात है। 6 दिसंबर को इन्होंने इसलिए चुना कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, ऐसा इन्होंने, और वो फिर ब्लैक डे के तौर पर ये लोग मनाते रहे हैं हमेशा। 6 दिसंबर को चुन लिया, लाखों लोग आ गए। मैंने इससे आगे की तस्वीरें देखी हैं कि लोग रो रहे हैं वहां आते हुए, जज्बाती हो रहे हैं कि हमें एक मौका मिला है बाबरी मस्जिद को ईंट लगाने का, देखने का, दर्शन करने का, ज़ियारत करने का। उसमें देखिए वो सीधा साधा, मैं नहीं कहूँगा कि वो दरअसल किसी स्कीम का हिस्सा बन रहे हैं, वो किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं, उनको अंदाजा नहीं है। वो भोला भाला सीधा साधा एक आम आदमी है। हुमायूं की बात कर रहे हैं या नहीं, जो नहीं, लोग वहां आ रहे हैं? पब्लिक की बात पब्लिक कर रहा की हूं। बात हाँ, कर रहा हूं। हुमायूं तो साजिश करता है, पब्लिक के तो इमोशन से खेला जा रहा है। हुमायूं तो साजिश करता है, और वाकईतन ये बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि जाहिर सी बात है इससे बड़ा बिजनेस क्या होगा, खुद ही आप अंदाजा लगाइए कि जिस बिजनेस में शुरुआत ही करोड़ों से हुई हो, जिस बिजनेस में बगैर 1 रुपया लगाए जो है करोड़ों रुपए आ गए हो, और आप जो अनुमान बता रहे हैं कि करोड़ 2 करोड़, ऐसा नहीं है, कम से कम 25 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान वहां लोग बता रहे हैं। कितने लोग अब तक इतना पैसा अभी 2 हफ्ते में आ गया। हाँ, 2 हफ्ते में आ चुका है। बहरहाल ये सब जांच का विषय है कि इतनी तेजी से और ऐसे सब कुछ हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि इस्लाम और मुसलमान 2 चीजें हैं। पूरे मुल्क में 20 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं। या तो पूरे मुल्क में एक स्कॉलर खड़ा होकर के ये बताए कि बाबर का इस्लाम से ये रिश्ता है, बाबर इस्लाम का ये विद्वान है, बाबर इस्लाम का ये पीर है, फकीर है, कुछ भी एक बताइए। हजारों पीर फकीर हुए हैं, लाखों पैगंबर हुए हैं, कहीं तो कुछ होगा। उस बाबर के नाम पर जिसको हमारे देश के सनातन के लोग आक्रांता मानते हो, जिसको मुसलमानों में भी एक बड़ी तादाद आक्रांता मानती हो, जिसको देश में लुटेरा कहा जा रहा हो, इतिहास को आप तोड़ मोड़ नहीं सकते, उसको एक मस्जिद से जोड़ करके। आम मुसलमान लुटेरा मानते हैं उसको? हाँ, आप मुसलमान नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। अगर मानते तो फिर ये लाखों लोग वहां क्या लेने गए? और अपने नाम भी नहीं रखते बहुत लोग आजकल बाबर के नाम से। आपको नहीं, एक जमाना था जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, ऐसा लोगों ने बताया कि उस जमाने में लोग शायद बाबर नाम बहुत ज्यादा रखते थे, और वो आज भी मिलते हैं, सब 35-40 साल की एज के बाबर बहुत मिल जाएंगे। अब नहीं रखते, वो अलग विषय है। लेकिन मुसलमान क्या इतना भी जागरूक नहीं है कि ना कोई वो इस्लामिक विद्वान है, ना कोई अच्छा मुसलमान है, ना कोई पीर फकीर पैगंबर है, और उसके नाम पर एक अल्लाह के घर को निस्बत दे करके आप और इस तरह की साजिश का शिकार हो रहे हैं कि करोड़ों करोड़ रुपया वहां आ रहा है, और एक सिर्फ एमएलए वो इतना बड़ा स्कैम कर सकता है कि पूरे देश का मुसलमान, जो करोड़ों मुसलमान खामोश बैठा नहीं कर सकता। तमाशा वही कह रहा हूं, नहीं कर सकता वो। वही बात मैं कह रहा हूं कि ये बड़ी साजिश है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए, और सरकारों को और एजेंसीज को इसमें इंटरप्ट करना चाहिए ताकि जल्दी बात खुल जाए। देखिए बंगाल की, मैंने उसका एक स्टेटमेंट ये भी सुना है कि हम लोग यहाँ 70% है मुर्शिदाबाद में, कौन क्या कर सकता है, ये भी मैं सुन चुका हूं उसका स्टेटमेंट। अगर ये स्थिति है तो ये समझ लीजिएगा वही 2 नेशन थ्योरी जो जिन्ना की सोच थी, जिस पर कभी कभी ओवैसी साहब का भी कलर नजर आता है, तो वही कहीं ना कहीं कुछ मजहबी लोग इसके पीछे हो सकते हैं। और ममता जैसी, मैं समझता हूं ममता अपने आप को स्ट्रांग लेडी कहती है, वो खामोश क्यों बनी हुई? तमाशा। बड़ी अच्छी बात आपने कही। अभी हम लोग दिन में भी बहस कर रहे थे इस बात पे कि इससे सीधा सीधा सरसरी तौर पे कोई देखेगा क्या समझेगा, अरे एक आदमी है वो कह रहा है मैं 150 सीटें लड़ूंगा, 130 सीटें लड़ूंगा, 294 की असेंबली है और ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार दूंगा, तो जाहिर है वो ममता बनर्जी को नुकसान करेगा। तो इसमें तो ममता बनर्जी का नुकसान है। अच्छा नुकसान है तो ममता बनर्जी क्यों नहीं रोक रही इसको?
कोई कहेगा कि ममता जी, अगर हुमायूं कबीर ने अब वो बाबरी के नाम पे एक आइकॉन बन गया, उसको अभी उसको पूरी तरह पार्टी से निकाला नहीं है, वो सस्पेंडेड है, ये निकाल भी दिया। अगर इस काम को रोकेंगे तो मुसलमानों की नज़र में वो गुनहगार हो जाएंगी, तो वो नहीं करेंगी ममता बनर्जी। किसी ने मुझे इसमें एक अलग एंगल दिया, आप लोग कितना सहमत हैं? तो कहा कि ममता जी ये इसलिए होने दे रही हैं, इससे इस सामाजिक सौहार्द को खतरा जो हमारे यहाँ बात बात पे हो जाता है, इससे हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। एंड शी इज द चीफ मिनिस्टर, कायदे में उनको रोकना चाहिए था कि भाई तुम जो काम कर रहे हो इसमें बहुत आग वाला खेल है, मत खेलो। वो क्यों होने दे रही हैं? किसी ने कहा वो इसलिए होने दे रही है कि ये तो उनका वोटर है, ये तो एनर्जाइज हो रहा है। आज वहां आके आदमी कुछ भी कहे हुमायूं कबीर के लिए, हुमायूं कबीर बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हुमायूं कबीर मेरा नेता है, कोई ये भी कहता है मैं हुमायूं को वोट दे दूंगा। जब आएगी बीजेपी से टक्कर की नौबत अप्रैल में, एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ ममता, कहां जाएगा मुसलमान? सारी एनर्जी ममता जी के कहां जाएगी? कहां जाएगा? वहीं जाएगा ना। तो ममता बनर्जी इसको जानती हैं, वो कह रही है अच्छा ये तो वो एनर्जाइज हो रहा है, वो जब अब और दमखम से निकलेगा वोट करने के लिए, और वोट मेरे सिवा कहां जाएगा? मेरे पास ही आएगा। बट एवरीबडी इज प्लेइंग विद फायर। मैं इसमें सौरभ कहूंगी कि पॉलिटिक्स तो एक अलग है। मैं आपको इसमें बताती हूँ कि अंबेडकर, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1945 की जो उनकी बुक थी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ है और साफ साफ सोशल स्टैग्नेशन एक चैप्टर में, कि मुस्लिम पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट रिलीजन। और आज भी आप देखिए 75 साल मतलब पार्टीशन हो चुका है, इतना ब्लडेड पार्टीशन हुआ, आज भी कुछ बदला नहीं है। उसमें लिखा हुआ है, तब के टाइम में वो लिख रहे हैं कि ये मस्जिद के अराउंड ही उनके इश्यूज रिवॉल्व रहते हैं, या फिर हिंदुओं के अगेंस्ट जो इनका रिलीजन का ही मामला होता है, सिर्फ वही इनका पॉलिटिकल इश्यू बनता है। तो आज भी देखिए, आपने जैसे शुरू में कहा था कि ये एक लोग बहुत इससे जुड़ रहे हैं, अकेला ये इशू नहीं है। इसी साल वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पर पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुए और वायलेंस हुआ। इनफैक्ट अभी तो उसका जजमेंट भी आया ना इलाहाबाद हाई कोर्ट का, कि जो गुस्ताख नबी की एक ही सजा जो आप नारे लगाते हैं वो सेडिशन के चार्ज लगना चाहिए। उसके बाद आई लव मोहम्मद नाम के कैंपेन से भी सेम काम हुआ, और अब फिर से ये काम बंगाल में हो रहा है। तो मैं ये तो नहीं मानती कि कोई पहला है कोई इशू है जिस पर इतने सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रैली कर रहे हैं पीछे से। हर इशू पे 3-4 महीने में ये तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन ये बात कॉन्स्टेंट है कि मुस्लिम पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट रिलीजन। नंबर 2, ये एक्चुअली एनआईए, और आई होप कि वो देख भी रही होंगी, ये एजेंसीज को देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वर्ल्ड ओवर ऐसी स्टडीज हैं, FAFT ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उन्होंने ऐसी स्टडीज की हुई हैं कि टेररिज्म और एंटी ह्यूमन मतलब ऑर्गेनाइजेशंस ये क्राउड फंडिंग का फायदा उठाती हैं इस तरीके से कि जब कोई बहुत इमोटिव इश्यू होता है जिसपे बहुत लोग जुड़ते हैं, तो उसमें फिर क्राउड फंडिंग के नाम पर बहुत जो पैसा आता है वो बाद में हर काम के लिए यूज होता है, क्योंकि क्राउड फंडिंग में छोटा अमाउंट आता है, उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल कतार में 13-14 में एक कैंपेन पूरा हुआ था कि हम सीरिया के बच्चों की मदद करेंगे, कुछ मदीद अल शाम ऐसा कुछ करके कैंपेन था। पर पता चला कि वो सारा जो कैंपेन जिसमें बहुत ही पैसा आ गया था, वो अल कायदा के एक फ्रंट के ऑर्गेनाइजेशन को पूरा का पूरा पैसा जा रहा था। उसके बाद यूएस की इंटरवेंशन से वो कैंपेन पूरा बंद करना पड़ा। जब इंडिया में CAA के नाम पर प्रोटेस्ट शुरू हुए थे दिसंबर 2019 के आसपास, तो वहां सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जितने खाते थे उनसे अलाइड, उसमें 120 करोड़ रुपया आया था। उसके बाद हमने क्या देखा, देश भर में वायलेंस हुआ उसके नाम पर, CAA के नाम पर, और बाद में दिल्ली के दंगे भी हुए। और वही पैसा कहां कहां जाता है। जरूरी नहीं कि हर चीज के असर तुरंत 3-4 महीने में भी दिखे, क्या पता वो ऐसे किसी जैसे अभी कुछ ना कुछ टेरर मॉड्यूल बस्ट होता रहता है ना, वो वहां पे भी जाते होंगे। तो मुझे लगता है इसकी फंडिंग की जांच, मुझे लगता है इसकी फंडिंग की बिल्कुल जांच होनी चाहिए, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि 2 करोड़ तो ये ऑफिशियली बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारा आ गया होगा ऐसे ही जिसकी कोई काउंटिंग नहीं होगी, जो कैश में आया होगा या काइंड में आया होगा। अगेन फिर इसके मैं पॉलिटिकल पहलू पर फिर सुबह ही जा रहा हूँ। आपको क्या है इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है? ये किसको हर्ट करेगा? या हुमायूं कबीर आपको लगता है कि एक नया प्लेयर बन के होगा? मैं वो बात मानने के लिए इसलिए भी तैयार नहीं हूँ। लास्ट इलेक्शन आप याद कीजिए थे, फुरफुरा शरीफ एक बहुत एक रिलीजियस प्लेस है, और उनके जो हेड थे उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, उनको कुछ नहीं मिला, और उसके पीछे करोड़ों लोग हैं। मतलब वो ईस्टर्न इंडिया के बड़े सूफियों में हैं, बड़ी दरगाह है। पूर्वी भारत के करोड़ों मुसलमान जुड़े हुए हैं उससे। उस आदमी को कुछ नहीं मिला, इस आदमी को क्या मिल जाएगा? जी, आपका क्या मानना है? जी सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहती हूँ कि
पॉलिटिकल इफेक्ट से ज़्यादा मैं इसके नेशनल इफेक्ट और सामाजिक तौर पे देश पे क्या इफेक्ट होगा उस पर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल का हिस्सा भी नहीं हूँ और इंटरेस्टेड भी नहीं रहती हूँ। मैं राष्ट्र जागरण अभियान की फाउंडर हूँ, उसकी नेशनल कन्वीनर हूँ, और देश से जुड़े मुद्दों पर हम लोग अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में अध्ययन भी कर रहे हैं और समाधान भी ढूंढ रहे हैं। अभी यहाँ पे जितनी भी बातें हुई उन सबको मानते हुए और उनको आगे बढ़ाते हुए मैं इस मुद्दे की और ज्यादा सीरियसनेस और एक पहलू पे चाहती हूँ कि लोगों का ध्यान जाए। देखिए, पश्चिम बंगाल कोई मामूली क्षेत्र या कोई नॉर्मल स्टेट नहीं है भारत के लिए। हम सभी जानते हैं कि देश का विभाजन कोई रातों रात नहीं हुआ था। किस तरह से राष्ट्रवाद की टू नेशन थ्योरी का एक माहौल बनाया गया था, छोटे छोटे मुद्दे लेकर अलग अलग जगह पर मुसलमानों को भड़काया गया था। डायरेक्ट एक्शन डे भी पश्चिम बंगाल से ही शुरू हुआ था और उसके बाद देश का विभाजन भी हुआ था। तो ममता बनर्जी जी ये इस तरह के रैडिकल हुमायूं कबीर की एक्टिविटीज पे कोई सवाल करना तो दूर की बात है, चुप्पी साध के बैठी हुई, क्योंकि स्ट्रांग सीएम है। उनको हमने कोई ऐसे आराम से चैन से किसी मुद्दों पे बैठे हुए देखा नहीं है। सीए पर तो वो सड़कों पे उतरी हुई थी। सीए के समय तो मैं खुद बंगाल में थी। 26 से ज्यादा बसें जला दी थी प्रोटेस्टर्स ने, और वो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट कर रही थी सड़क पे बैठकर। पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट हो गया था, पब्लिक प्रॉपर्टीज में आग लग गई थी, सड़कों पे उतरी थी। इतनी बड़ी चीज, बाबरी जैसा मुद्दा जिसका दंश देश आज तक भुगत रहा है, बाबरी जैसा मुद्दा जो दो समुदायों को आपस में डायरेक्टली कोलाइड कर सकता है, बाबरी जैसा मुद्दा जो ये ईंटें जा रही हैं। और ये आपको क्या लग रहा है? मुझे कोई बड़ी बात नहीं लग रही है कि ममता जी कोई अपना लेडी जिन्ना वाला कोई सपना साकार होते हुए देख रही हूं, और मे बी शी इज जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी लगी हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि कौन है ये, किस चिड़िया का नाम है हुमायूं कबीर, कहां से उनको इतनी ताकत आ रही है, कहां से उनको इतना कॉन्फिडेंस मिल रहा है। कुछ पावर्स ऐसी हैं जो सिंपली वाटर टेस्ट कर रही हैं, एंड आई विल प्रूव यू बाय गिविंग सम एग्जांपल्स। आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख लीजिए। अब से कुछ महीने पहले पाकिस्तान के असीम मुनीर ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, मुसलमान बिल्कुल अलग हैं, हिंदू बिल्कुल अलग हैं, दे कांट लिव टुगेदर। इस तरह का बयान दिया था। पहलगाम में देखिए, पूछ के कि हिंदू है, मजहब पूछ के, रिलीजन पूछ के मारा गया। और फिर ये छोटी छोटे मुद्दों को लेकर मुसलमानों को इंसाइट करना, वाटर टेस्ट करना, ये मुझे किसी बड़ी साजिश की इसमें से गंध आ रही है सौरभ जी। एंड आई थिंक वी शुड एक्चुअली टेक द सीरियसनेस ऑफ दिस मैटर, और हमें इस पे ग्रेविटी के साथ सोचना पड़ेगा। सभी अक्रॉस पार्टी लाइंस, सबको इसकी ग्रेविटी समझनी होगी कि इससे बहुत बड़ा नुकसान देश का होगा। बट आपने इसके खिलाफ कौन सा एजिटेशन देखा? किस, मतलब मुझे बताएं, ग्राउंड पे उतर के किसी ने कहा भी ये काम ना किया जाए? मस्जिद बनाना देश में कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल है। लाखों मस्जिदें एक और बन रही है, कोई किसी को इशू नहीं है उससे। बिल्कुल जैसा आपने कहा ये कि ये आग लगाने वाला काम है। तो बट कोई कोर्ट में गया था एक बार जरूर मामला, कोर्ट ने ये कहा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो ये चीफ मिनिस्टर को देखना है। चीफ मिनिस्टर कुछ कर नहीं रही। फिर अगेन ये मुर्शिदाबाद जगह जो है, ऐसा आपने भी कहा, इसी साल हुए थे ना मुर्शिदाबाद में एंटी हिंदू वायलेंस जो हुई थी, एंटी हिंदू वायलेंस हुई थी। एक फादर और एक सन को, दोनों को घर से निकालकर जिंदा जलाकर मारा था वहां पर। नहीं हुआ था। और उस वक्त सेंसिटिव उस वक्त आपने क्योंकि सीरियसनेस शब्द इस्तेमाल किया, तो उस वक्त इनकी टीएमसी के लोगों का ये कहना था कि ये तो बांग्लादेश से लोग आके करके चले जाते हैं। फिर भी एसआईआर भी नहीं चाहिए, बिल्कुल एनआरसी भी नहीं चाहिए, ये जांच भी नहीं चाहिए कि कौन घुसपैठिया है, कौन इम्पोस्टर है और कौन नागरिक है। जब आपने बिल्कुल ठीक कहा, दो पिता पुत्र को घर से निकाल के मार दिया था, और बहुत उसमें बहुत कुछ गलत हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। घर जला दिए गए थे, पानी में जहर मिला दिया, किसी ने क्या कहा, मवेशी मार दिए। और हुमायूं कबीर का तो एक स्टेटमेंट था ना कि यहाँ खेत भी कई लोगों के जो थे वो बेकार कर दिए गए थे। ये था, मतलब बिल्कुल टारगेटेड हमला था। उस पर किसी का ये कहना कि वो बांग्लादेश से आ गए थे तो आप किसी को कवर फायर दे रहे हो, किसी को बचा रहे हो, सीधी सी बात थी ना। तो वो वोट इतना कीमती है उनके लिए, बिल्कुल सवाल ये है। हाँ, लेकिन ये पूरे बंगाल में इस वक्त, अब मैं आपसे पॉलिटिकल बात कह रहा हूं, मैं इसमें बीजेपी को क्या फायदा है इसमें? नहीं, बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है इससे? बीजेपी बंगाल में बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। मैं पिछले कई बार से चुनाव देख रहा हूँ। अब आने वाला टाइम बीजेपी का क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो हो चुका उसको मैं जानता हूँ कि अच्छा, ममता जी को मैं बहुत करीब से भी जानता हूँ। तो टीएमसी की कुछ मुस्लिम लीडरशिप है, उनके मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। आजकल उनमें से कुछ लोग दुनिया में ही नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि वो इतने पावरफुल लीडर थे टीएमसी में, जितना यानी टीएमसी के आजम खान। अच्छा, हाँ,
लेकिन वो भी ममता के बगैर हिल नहीं सकते थे। तो एक हुमायूं ममता के बगैर कैसे हिल रहा है, मैं तो उस दिन से ये सोचता रहता हूँ, हैरान हूँ कि एक हुमायूं कैसे हिल रहा है। वरना मैं जानता हूँ, मुझे वो भी याद है कि उन्होंने शिवरात्रि की यात्राओं पर पुलिस ने गोले बरसाए थे। मुझे वो भी याद है कि उन्होंने दुर्गा के पिंडालों को, जहां उनके पॉलिटिकल लोग थे वहां इजाजत दी, बाकी जगह इजाजत। बहुत सारी चीजें मुझे ममता जी की याद है, ऐसा नहीं है मैं बोला। लेकिन बंगाल के लिए मैं जो कह चुका हूं, अच्छा हम लोग देर से जागते हैं, बंगाल हमारा हिस्सा है था, ये हम मुसलमान, हिंदू या सनातनी कोई भी सब क्यों भूले हुए हैं। आज स्थिति यह है कि वहां हुमायूं कबीर जैसा आदमी स्टेटमेंट देता है कि हम 70% है, तो क्या मतलब है, वो क्या चाहते हैं। आपने नजदीक में कुछ स्टेटमेंट इस तरह के भी देखे होंगे लोगों को कि हमें अलग कर दो भाई, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। ये सब सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हैं। हाँ, वीडियोस वायरल हैं। तो आप, यानी पाकिस्तान तो हम लोग देख रहे हैं, बांग्लादेश देख रहे हैं कि वहां हिंदू माइनॉरिटी हो गया परेशान। आपको बंगाल का हिंदू क्यों नजर नहीं आ रहा कि बंगाल का हिंदू या तो मुसलमान बन के रहता है या फिर वो माइनॉरिटी में है, और वो किस तरह की, उसकी पीड़ा क्यों नजर नहीं आ रही है। बीजेपी को भी नजर नहीं आ रही है, कांग्रेस को भी नजर नहीं आ रही, किसी को नजर नहीं आ रही है। आपने देखा बीजेपी का एमपी कैसे मार खा करके और किस तरह उसको मारा पीटा गया। तो बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर, टीएमसी और ममता, ये सब एक ही तो दामन है। तो हुमायूं कबीर कैसे, एक लोकसभा का एमपी कैसे पिटा भाई, सबने देखा, उसके सुरक्षा कर्मी पिटे। और आगे देखिए, तो हुमायूं कबीर क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। मैं तो देखिए, मैं फिर से कहूंगा जो सुबीर जी कह रही हैं कि मुझे तो देश से बाहर की भी कुछ चीजें ऐसा लग रहा है कि हालात जो है वो उसी टू नेशन थ्योरी की तरफ वापस जा रहे हैं। बीजेपी बहुत प्रयास कर रही है वहां पे, बात ठीक है। और हम जितना वहां पूछ रहे हैं कि बीजेपी हो सकता है पहले से, पिछले चुनाव से बेहतर कर जाए, लेकिन गैप बहुत है अभी दोनों में, 10% का वोट का अंतर है। बीजेपी वहां तब तक नहीं आ सकती पावर में जब तक वहां का हिंदू बनकर कंसोलिडेट होकर वोट नहीं करता। इस पर वो वैसा माहौल बीजेपी बना नहीं पाई है। एक बात है इस पर थोड़ा सा, यहाँ दिल्ली पुलिस में एक सेल होता है, बांग्लादेशी सेल, वो एडवोकेट है, उनको जानकारी होगी। जितने बांग्लादेशी पकड़े गए, आप आरटीआई डाल के, ये हमारी कोई सी भी सिस्टर ला के देंगी आपको रिकॉर्ड, सबके पास बांग्लादेशियों के बंगाल का वोटर आईडी कार्ड और बंगाल का आधार कार्ड मिलेगा आपको, मुर्शिदाबाद का, मिदनापुर का, फलाने का, ढीमक। वो सारा बांग्लादेशी ममता ही जी का वोटर क्यों है। जो अभी एसआईआर की बात हो रही है, तो फिर ममता जी एसआईआर कैसे होने चाहिए। ममता जी जानती है कि मैंने 1,90,80,00,000, मुझे कोई कल पॉलिटिकल आदमी बता रहे थे कि कोई 90 लाख के आसपास वोटर बांग्लादेशी बंगाल में है। और मैं तो 50 को जानता हूं, मेरे पास इतने केसेस हैं। मैं अभी पिछले साल डीसीपी साउथ ईस्ट ने दिल्ली में कुछ बांग्लादेशियों को पकड़ा, तो मैं चूंकि टीवी पर उसकी जानकारी मुझे मिली, तो मुझे टीवी पर बोलना था, तो मैंने और थोड़ा जानकारी निकालने की कोशिश। सबके पास, जितने भी लोग पकड़े गए, सबके पास आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, सब कुछ, जो भी कुछ था वो बंगाल का था। अरे नहीं, अभी वो योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट है कुछ एक दिन पहले का, कि उन्होंने कहा कि हमें कुछ मामले ऐसे मिले यूपी के एसआईआर में, कहाँ के रहने वाले हैं या कहाँ का जन्म है, तो कोई बता रहा है दिनाजपुर का, कोई कह रहा है कि नौगांव का, असम का, दिनाजपुर बंगाल में है, और वोटर कहाँ का है, संभल का। ये भी है कि केवल बस पेरेंटेज दिखानी है कि मेरी वहां की है। असम में एक चीजें कंट्रोल हो गई। अच्छा, कमाल की बात है, कॉलोनीज के नाम है बांग्लादेशी कॉलोनी। जब कोई नई बस्ती भी बनती है कहीं पर, उसको लोग बोलते हैं कि बांग्लादेशी है। अब ये देखिए, जो नाम होते हैं ना कॉलोनीज को, इसको ऐसे मत सोचिए कि लोग अपने आप से रख देते हैं। वो इसीलिए रखे जाते हैं, जैसे रोहिंग्या बस्ती, बांग्लादेशी बस्ती, इस नाम से होती है बस्तियां, इसी बस नाम से तो बस्तियां होती है। दिल्ली के जो यहाँ कौन सा जगह है, ओके सॉरी, बहुत सारी जगह पर है, एक नहीं है। सबको पता है कि यहाँ ये हाँ, उसी कॉलोनी, उसी नाम से वो कॉलोनी मानी जाती है। कि मान लीजिए अगर कोई पाकिस्तानी हिंदू बस्ती है, क्योंकि मैं वहां जाती हूँ तो जैसे पूछते हैं कि वो मोहल्ला कहाँ है, क्योंकि वो बस्तियों के बहुत स्पेसिफिक एड्रेसेस नहीं होते ना, तो लोग ऐसे ही बताते हैं वो पाकिस्तानी मोहल्ला वहां पर है, पाकिस्तानी मोहल्ला के नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेशी मोहल्लों के नाम से तो गुड़गांव में, दिल्ली में, नोएडा में, हर जगह बस्तियां बसी हुई हैं। वहां के लोगों से पूछो, लेकिन उनके पास सारे आधार बंगाल के। तो ये तो ऐसा है, आधार बंगाल, बिल्कुल, वो तो बन जाते हैं ना। उस पे तो इतने अखबारों ने स्टिंग ऑपरेशन किया हुआ है। आपने भी और इन्होंने भी, दोनों ने की बात की कि सारे घुसपैठियों के कागज जो बन रहे हैं वो बंगाल में बन रहे हैं। हाँ, और इस पे इतने अखबारों ने, इतने टीवी चैनल्स ने स्टिंग ऑपरेशंस किए हुए हैं कि जाकर
कितने 200-200 रुपए में बन हैदराबाद जाते में भी हैं। बन रहे हैं। सौरभ भाई ऑन हैदराबाद रिकॉर्ड है ये में। बात जो हम कह रहे हैं ना भाई, कल को हमें जवाब भी तो देना पड़ेगा ना इस बात का। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप दिल्ली पुलिस की बांग्लादेश सेल से मंगा लीजिए, मतलब मिल जाएगा। आधार का स्कैम दिखाकर उसके ऊपर बाकी डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट बनते चले जाते हैं। देखिए इसमें ग्राम का प्रधान से लेकर जो आपके Exactly. पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व है वो होता है, क्योंकि इवेंचुअली तो अमानतुल्लाह प्रशासन से भिड़ गया था ना भाई, आप- रोहिंग्या के लिए और बांग्लादेशी के लिए, आपको याद भी तो होगा ना। आपके सबसे लोएस्ट रंग जो ब्यूरोक्रेसी में होता है उसको लिख के देना है कि हाँ ये हमारे गांव का निवासी है, पेपर वर्क वहां से पूरा तैयार हो जाता है, वैसे सारा बन जाता है। एक चीज और बड़ी अच्छी है सौरभ कि इसी बहाने से एटलीस्ट पूरे देश को ये तो पता चल रहा है कि एसआईआर का विरोध क्यों होता है। ये तो पता चल रहा है कि एनआरसी का विरोध क्यों होता है, क्योंकि विरोध इसलिए होता है कि सिर्फ वोट के लिए ही नहीं, देश के विभाजन के लिए भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एक डेमोग्राफी इम्बैलेंस भारत में करने की साजिश रची जा रही है और वो पर्दाफाश ना हो जाए, इसलिए एनआरसी जैसी चीज का विरोध होता है जो पूरी दुनिया में हर देश में है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन उसका विरोध तक हो जाता है। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ सौरभ, आपने भाई से पूछा था कि इसमें बीजेपी का क्या फायदा है। देखिए मुझे लगता है फायदा नुकसान तो नहीं कहा जाए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि बीजेपी से गलती होती है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट के चक्कर में कई बार लॉन्ग टर्म नुकसान हो जाता है। कई बार हमें ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि ये छुट भैया हुमायूं कबीर क्या ही कर लेगा, उछल रहा है इसको उछलने दो। लेकिन ये कई बार ये छुट भैये और कहते हैं ना फुटकर राजनीति करने वाले लोग देश का बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं, मासेस के इमोशंस को इंसाइट करके। नए मुद्दे तो हम झेल लेंगे, नए मुद्दा कोई भी आ जाए वी विल सॉल्व इट, लेकिन बाबरी जैसा मुद्दा देश में दोबारा नहीं उठना चाहिए। इट शुड बी निप्ड इन द बड। और ये एनआईए के लिए, ईडी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कर सकती थी इस पे भाई? वो एजिटेट कर सकती थी, प्रदर्शन कर सकती थी, वही कर सकती थी ना, या कोर्ट जा सकती थी। नहीं सौरभ, आप जांच कराइए, पूरा सब निकल जाएगा। अच्छा लेकिन इसमें एक और सब निकल, angle किससे है जिसको फोन हम पे miss बात कर कर रहे रहा है, हैं। किससे मिल रहा है, कहां से फंड आ रहा है, कहां फंड जा रहा है, पूरा ट्रेल आप क्या बात कर अच्छा, रहे एक बात लेकिन और, NIA और एक ED चीज- कुछ एक मुश्किल- चीज- सौरभ एक पॉइंट में बोलूंगी, एक पॉइंट हम सब मिस कर रहे हैं। अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ी हो तो हुमायूं कबीर अपने हर स्टेटमेंट में ममता बनर्जी की प्रो हिंदू इमेज बनाने में लगा हुआ है। Exactly. वो बार बार ये कह रहा है कि मैं इसलिए मस्जिद बना रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी मंदिरों मंदिर को बनाती दिए जा है, रहे हैं। जय उसने- श्री राम बोलती है। हाँ, और उसने अभी एक कोई 1000 करोड़ का कोई लैंड ऐसा उसने बोला कि वो किसी मंदिर को दे दिया, यहाँ मंदिर को चंदा दिया, यहाँ पे जय श्री आज राम भी बोला, आज भी बोला। इस इनफैक्ट उसके सारे स्टेटमेंट्स में से वो ममता बनर्जी की प्रो क्यों? हिंदू बना रहे क्यों? हैं। अब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन आप बिरयानी ये सादा समझिए, बात- आपने बात बहुत उससे- सही पकड़ी है। हाँ उससे, हाँ मैं इसमें हैरान थी कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये एक मैसेज, मतलब ममता बनर्जी की प्रो हिंदू इमेज और किसी कारण से तो बनेगी नहीं, आप सोचिए, क्योंकि तो कोई मुसलमान कहीं जाना नहीं और प्रो हिंदू इमेज हुमायूं कबीर खुद ही बना रहे हैं ममता जी की। मुझे तो ये थोड़ा हाँ, मे बी कि जो मुझे तो वोट ऐसा ही समझ बीजेपी में को आया। जाने हैं वो वोट हिंदुओं बट के वो कट के कहने की ममता बात जी है, को अगेन मैं चले जाए। मानता ही नहीं उस आदमी को इतना बड़ा आदमी है कि उसके कहने से कुछ नहीं, ये सही है आपका सवाल, वो नहीं, बड़ा लेकिन है भी सौरभ, ये नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना लेकिन चाहिए, अब मैं बड़ा हो आपको गया बार-बार है, कह सौरभ रही भाई हूँ। अब बड़ा हो गया है। नहीं, बट अच्छा मुझे एक बात ये बताइए, ये एसआईआर में जो बांग्लादेशी भागे बॉर्डर की तरफ, वो तस्वीरें सबने देखी। उसके बाद किसी को बंगाल में तो ये शक नहीं होगा, आपने जैसे पहले कहा कि सबको ही पता होता है भाई, सबको पता कि होता है, बांग्लादेशी हाँ। है, लेकिन वो तो आपको सबूत टीवी ने दिखा दिया। हाँ। उसके बाद तो ये सवाल, ये शक किसी को नहीं है। मुर्शिदाबाद का वायलेंस जो हुआ उससे भी किसी को शक नहीं है, वो वन साइडेड वायलेंस था। जैसे दिल्ली को दिल्ली दंगे नहीं कहा जाता, 84 को दिल्ली दंगा नहीं था, वो एंटी सिख प्रोग्राम था। हाँ, anti-Sikh ठीक, program था। कहते हैं वो ऐसे ही वो हिंदुओं के खिलाफ था, उसमें दो पार्टियां नहीं लड़ रही थी, एक ही पार्टी थी। ठीक, तो ये भी दिख रहा होगा वहां पर। क्या इसके सिले में आपको कोई कंसोलिडेशन बीजेपी के लिए होता हुआ दिखता है वहां पर? देखिए, बीजेपी जिस तरह की जागरूक पार्टी है, खाली पॉलिटिक्स में ही नहीं, दूसरे जितने भी देश में मसले हुए हैं, बीजेपी का किरदार उसमें जागरूकता का भी रहा है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि बंगाल के लिए बीजेपी का वो किरदार कमजोर क्यों रहा। मैं देखिए क्या है, कांग्रेस तो उसी कुनबे की है जिस कुनबे की ममता जी है, कम्युनिस्ट वहां खत्म हो गए हैं, थोड़े बहुत जो भी बचे हैं, सिर्फ एक बीजेपी का ही किरदार। अब मैं कितनी बड़ी बात मैं आपके यहाँ कह चुका हूं कि बंगाल का हिंदू भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह माइनॉरिटी है। आप चलिए तो सही, देखिए मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मेरे पास पूरा हिंदुस्तानी होने का एसआईआर का फॉर्म भर चुका हूं। पिछले कई साल से मैं बंगाल नहीं जाता। आप जितने चाहे ताकत लगा लीजिए, मुझे मेरे यार दोस्त घुमाने फिराने, बिजनेस किसी भी चक्कर में बंगाल ले जा नहीं पाए। मुझे पता है कि मैं नहीं आऊंगा क्यों? वापस, मुझे मालूम है ना, मैं जानता हूं। तबलीग के मसले में जितनी बात मैंने हिंदुस्तान में रखी, मुझे जितनी सबसे ज्यादा कट्टरवाद बातें आई सामने, वो आसाम से और बंगाल से आती थी। आप बंगाल का मुसलमान के इमोशंस आपने देखी नहीं भाई। राम मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हिंदुस्तान का करोड़ों मुसलमान उसको एक्सेप्ट कर चुका था, चाहे वो
मरे हुए दिल से क्या या जिंदा दिल से, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। ठीक बात है। लेकिन आज उस हुमायूं कबीर ने एक बाबरी का नाम लिया और करोड़ों दिलों में फिर वो बाबरी जिंदा हो गई, और बुढ़ियाएं रो रही हैं, हमारी जिंदगी में बाबरी मस्जिद की ईंट रखने का मौका आया, 5 ठो ईंट लेकर के सर पे। नहीं तो ये काम अगर कोई बंगाल में नहीं, मान लीजिए यूपी में कर रहा होता तो मुसलमान यूपी में, अच्छा यूपी में करवा दीजिए जरा। देखिए यूपी में सरकार स्ट्रांग है, वो करने नहीं देते। नहीं आप, मैं ये नहीं कह रहा सरकार क्या करेगी, मैंने कहा, आपने कहा तबलीगी मतलब कट्टरपन, वो आपने कहा बंगाल में और असम में मुसलमान में नजर आता है, यही कहा ना आपने? बिल्कुल कहा। तो मैंने इसलिए पूछा कि तो ये जो इमोशन बाबरी के नाम पर मुर्शिदाबाद बंगाल में दिख रहा है, देश के किसी और राज्य में होता तो वहां मुसलमान के मन में नहीं होता? बिल्कुल, अगर यूपी में अखिलेश की सरकार होती तो बंगाल से ज्यादा यूपी में दिखता आपको। हालांकि अयोध्या में इतना लैंड मिल नहीं, चुका नहीं, है, खैर, 5 एकड़ बंगाल का से लैंड ज्यादा उन्हें तो मिल नहीं दिख चुका है। पाता सौरभ, क्योंकि देखिए वहां पे डिफरेंट कारण है। एक तो मुर्शिदाबाद जहां पे जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, पहली चीज। दूसरा, गवर्नमेंट उस पर चुप्पी साधे हुई है। तीसरा, वहां पे कितनी फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवा के जो घुसपैठिए हैं, उनमें से कितने भारतीय मुसलमान हैं, ये भी तो देखने वाली बात है। वही संभल में सिर्फ सर्वे को लेकर के टीम पिटी है, कोई बात ही नहीं थी, सर्वे में छेड़ भी नहीं सकते आप। हाँ एग्जैक्टली, भारतीय मुसलमान उसमें कम होंगे, ये भी मैं जान रही हूँ। तो यार सुना नहीं आपने क्या? नहीं, मैं मिस कर गई। पिटने का कोई कारण होगा ना, उन्होंने कहा सर्वे की टीम पिटी है। हाँ। SIR के सर्वे की टीम कहने नहीं, वो दूसरे सर्वे, मस्जिद सर्वे वाली सर्वे की, संभल सर्वे उन्होंने कहा कि सर्वे की टीम पिटी है, तो सर्वे वालों सर्वे में तो आप किसी को छेड़ भी नहीं सकते, अधिकार भी नहीं होता कि छेड़ ही दीजिए। इस महिला को गलत निगाह से दिख रहा था इसलिए पीट दिया हमने इसको। तो क्या समझते हो आप? तो ऐसा नहीं है, मौका जहां मिलेगा वहां अपना काम पूरा होगा। और इसमें ना ये मुस्लिम संगठन जो खामोश तमाशा बने हुए ना सौरभ भाई, ये भी सब एक ही थैली की बिल्लियां हैं। आज मुझसे किसी ने कहा, क्योंकि आपने तबलीगी जमात का नाम लिया, तो मुझे कोई पिक्चर्स मेरे प्रोड्यूसर दिखा रहे थे इसकी, आज के वहाँ की सब, तो बहुत भीड़ थी। तो उन्होंने कहा कि सर ये इज्तिमा जैसा है, इज्तिमा जैसा है। हाँ बिल्कुल। मैंने कहा इज्तिमा क्या होता है? मैंने भोपाल का इज्तिमा देखा है, इससे बड़ा मेला नहीं होता। हाँ, 15 लाख। अब आप समझ रहे हो ना इज्तिमा कैसा? हाँ, समझ भाई, तो वो इज्तिमा ही चल रहा है। मैं नहीं समझूंगा तो फिर देश में कोई नहीं समझेगा। तो वो इज्तिमा ही चल रहा है, वहाँ इतने लोग हैं, इतनी भीड़ है वहाँ। और इसीलिए वहाँ एजेंसीज की एक्चुअली जांच होनी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी भीड़ होने सरकार भी दे रही है। नहीं तो सरकार चाहे तो तुरंत 144 लगा सकती है, इतने लोग को बंगाल में कहाँ किसी भी कारण से रोक सकती है। बंगाल में कहाँ बीजेपी की बात प्रोटेस्ट यही रुक गलती जाते हैं। सौरभ, यही गलती मुझे लगता है कि बीजेपी भी थोड़ा सा, बीजेपी को भी शायद ये लगता है कि इससे शायद हमारा हिंदू वोट पोलराइज हाँ, होगा, शायद पोलराइज तो होगा, इसको होने दें थोड़ा सा। लेकिन इस कारण वही जो मैंने कहा, लॉन्ग टर्म नुकसान होता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए। फ्रैंकेस्टाइन खड़ा कर लेते हैं हम, फिर बाद में हमें लगता है कि अब कैसे इसको खत्म किया जाए। और दूसरी बात, एक और अच्छी बात भी मैं यहाँ पे सबके नजरों में लाना चाहती हूँ। एक और अच्छी बात आप नोटिस करिए कि देश का मुसलमान भी जागरूक हो गया है। ये आपको बाबरी के इमोशंस वहीं आपको मुर्शिदाबाद या बंगाल में ही दिख रहे हैं, पूरे देश में आपको इसके भाव में बहते हुए मुसलमान नहीं दिख रहे हैं। मुखालफत है, क्योंकि मुखालफत भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि सब क्या है? थक चलिए चुके हैं। ईमानदारी से बताइए, दिल्ली में आपके नॉन मुस्लिम फैमिलीज में जब ये हो सकता है कहीं बात हो रही होगी, हाँ, तो देखो हाँ, वहां बिल्कुल। बाबरी के नाम पे मस्जिद बनाई, क्या रिएक्शन आता है? सौरभ, बिल्कुल ईमानदारी से बोलूं तो अब इन मुस्लिम लीडर्स को ना मुसलमान भी पहचानने लगे हैं, मौकरी बना रहे हैं कि अरे इनको इतनी मस्जिदें खाली पड़ी हैं, वहां तो नमाज पढ़ने की सूझती नहीं है, बाबर के नाम पे ही बाबरी बना के पता नहीं कौन से बड़े नेता बन जाएंगे। क्योंकि अब सोशल मीडिया के कारण मुसलमानों को, स्पेशली मुस्लिम यूथ को, ये समझ आने लगा है कि अगर ये हमारे हितैषी होते तो ये तो बड़े चले जा रहे हैं, हम आज भी वहीं के वहीं हैं, हम आज भी 90% गरीब हैं। तो ये बात, और आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी सौरभ, कि मस्जिद बनाने में भारत जैसे देश में कोई बुराई नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मठ, चर्च, हर चीज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आप APJ कलाम के नाम पे बनाइए ना, आप रहीम रसखान दाराशिको के नाम पे बनाइए, क्योंकि समय चला गया, बाबरी के नाम पे मस्जिद बनाने का एजेंडा ही साफ है। बंगाल के बाहर के मुसलमान का रिएक्शन क्या है इस पे? बंगाल का बाहर का मुसलमान, दिल्ली का आपके नॉन लोग क्या कह रहे हैं? अभी चुप है। और लेकिन ये जरूर कह रहा है दबे लफ्जों में या कई खुले लफ्जों में कि भाई बाबरी मस्जिद बना रहा है, बनाने दो, आपको क्या दिक्कत है। हम ये कह रहे हैं हमें मस्जिद से दिक्कत नहीं है, मस्जिद हो हजरत अबू बकर के नाम पे, हजरत अली के नाम पे, सहाबा इकराम की लाखों की जमात है उसके नाम पर मस्जिद हो, तीन फकीरों के नाम पर, कुछ भी हो उनके नाम पर मस्जिद से किसी को एतराज नहीं है। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ये बात, और होना भी नहीं चाहिए भाई। मंदिर मस्जिद ये सबके अपने अपने अधिकार हैं, हमें बाबरी पर एतराज है। आप बहुत सारी बातें सर हो गई, आप लोगों ने काफी खुलकर बता दिया और क्या करना जरूरी है सरकारों को, उसमें आपने ये भी बता दिया। अगर ये सियासी खेल भी है तो खेल में भी कोई अंपायर होता है, खेल में भी कोई रेफरी होता है, वहां कोई फाउल होता है तो फिर वो
आता है बीच में, तो इस सियासी खेल को भी कोई रेफरी देख रहा हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, और इसमें कोई फाउल होने नहीं दिया इसमें फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, कैसा बड़े भी। सारे एंगल्स। बहुत शुक्रिया सुबुही आपका, स्वाति बहुत शुक्रिया आपका, मुझसे बहुत धन्यवाद आपका प्रोग्राम में आने के लिए। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप, आज इतना ही।